सेंस हमारे साथ आज पुनीत है। पुनीत सिंगापुर में अराउंड 4 साल से है, तो लेट्स हियर फ्रॉम हिम उसका स्टोरी। एवरी एनआरआई हैज़ अ स्टोरी, लेट्स हियर फ्रॉम पुनीत अबाउट हिज स्टोरी। सो पुनीत, कैसे आए तुम सिंगापुर में? कैसा रहा है अब तक का सफ़र? तुम्हें 4 साल हो गए, कैसे लैंड हुए, कैसे क्या हुआ, प्लीज़ बताइए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय ऑल। हर किसी एनआरआई की स्टोरी होती है, जैसे तुमने बोला। तो स्टोरी ऐसे है कि 2019 में आया, बिफोर जस्ट कोविड, 4 मंथ्स बिफोर कोविड मैं यहाँ पे आया। तो स्टार्टिंग से था बीइंग अ सरकारी स्कूल पढ़ने वाला एक बच्चा, कभी नहीं सोच सकता था कि फ़ॉरेन में वो जाके जॉब करेगा, इंग्लिश बोलेगा फटाटेदार वाली। तो स्टार्टिंग से ही एक डर था कि मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। तो कभी ऑप्ट ही नहीं किया कि हाँ ठीक है कि बाहर जाके काम भी कर सकते हैं, बिकॉज एक माइंडसेट था कि नहीं, वहाँ जाके बहुत खतरनाक लोग होंगे इंग्लिश बोलने वाले, तो नहीं हो पाएगा या हो पाएगा पता नहीं क्या होगा। तो वो एक डर था, बट वो डर को ओवरकम हुआ या अपने आप हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरी लाइफ रही है कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, इस टाइप से। तो और जब से जॉब स्टार्ट हुआ तब से मेरा वो माइंडसेट था कि जितना कमा रहे हैं उतना इन्वेस्ट कर दो, क्या सेविंग, जो जीना है तो प्रेजेंट में जीना है, कोई ऐसा फ्यूचर का कोई सोचा नहीं था। बट जब शादी हुआ तो एक हिट किया कि ओ 1 साल हो गया शादी को, अच्छा कुछ भी सेविंग नहीं है, अच्छा आगे फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर एक हिट किया, तो फिर सोचा कि लेट्स ट्राई, देखा जाएगा क्या होगा। ज़्यादा क्या होगा कि वापस आ जाएंगे अगर नहीं बोला जाएगा या कुछ होगा तो। बिकॉज इंडिया में आप कॉर्पोरेट जॉब करते हो तो वहाँ पे कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करता है, सिर्फ क्लाइंट अगर आपका फॉरेन का है तो ही आपको इंग्लिश में बात करनी होती है, वो भी मैं बोलूँगा कि महीने में 1 मीटिंग 2 मीटिंग, तो दैट्स ऑल, वो आप बात कर सकते हो। बट वो एक था टर्निंग फैक्टर कि तब सोचा था कि हाँ ठीक है लेट्स ट्राई कर सकते हैं, देखा जाएगा, अगर होगा तो वापस आ जाएंगे, और क्या हुआ, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होने वाला। तो फिर अब इधर हुआ तो कंपनी ने भेजा यहाँ पे सिंगापुर में। 2019 नवंबर में यहाँ पे आया मैं। तो उसके बाद से जो मेरा माइंडसेट था वो बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट हो गया यहाँ आके। इंडिया में मैं बोलूँगा कि काम करना थोड़ा टफ है, यहाँ पे काम करना बहुत ईजी है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जैसे भी बात करो। जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि जो लैंग्वेज होती है वो एक कन्वर्सेशन का मीडियम होना चाहिए, ठीक है, वही होना चाहिए। और हमारे इंडिया में लोग जज करते हैं उसको, हमारे इंडिया में लोग एक इंसान को बहुत तरीके से जज करते हैं कि उसका क्या कपड़े कैसे पहनता है, वो बात कैसे करता है, ठीक है, और उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका वो कैसा है। और सिंगापुर में यहाँ के सबसे प्लस पॉइंट मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे लोग सिर्फ अगर आपका काम अच्छा है तो आप बहुत अच्छे हो, आपको रिकग्नाइज किया जाता है, हर एक लेवल पे आपको रिकग्नाइज किया जाता है। कोई नहीं देखता कि आपने कपड़े क्या पहने हुए हैं, कोई नहीं देखता आपके बाल बने हुए नहीं बने हुए, बस उनका कहना है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका काम कैसा है, वो यहाँ पे रिकग्नाइज किया जाता है। जो कि मुझे मिसिंग लगा इंडिया में। जब मैंने 8-7 साल इंडिया में काम किया, उसके बाद 4 साल, टोटल मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है। तो अच्छा रहा मुझे मेरा सिंगापुर का सफ़र। तो सिंगापुर में फर्स्टली मैंने सिंगापुर के टैक्स सिस्टम के साथ काम किया। वहाँ पे मुझे न्यूजीलैंड के स्पीकिंग एक्सेंट वाले लोग मिले, तो मेरी काफ़ी लर्निंग हुई। तो आज मैं बोल सकता हूँ कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट हो चुका हूँ, बट हाँ अब मुझे में वो डर नहीं है कि हाँ जो एक माइंडसेट था वो निकल गया कि मेरे हिसाब से बाहर आके काम करना ईजी है रादर देन इंडिया में आप काम करो। एक वर्क कल्चर बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पे मुझे वर्क कल्चर बहुत अच्छा मिला। जैसे मैंने पहले बोला कि काम यहाँ रिकग्नाइज होता है, इंडिया में आप हर लेवल पे रिकग्नाइज होते हो, बी ऑन योर लाइफस्टाइल लेवल, आपका बात करने का तरीका, आपका पहनावा, आप क्या खाते हो, आप क्या पहनते हो, वो सब चीज़ वहाँ लोग नोटिस करते हैं, बट यहाँ लोग वो नोटिस नहीं करते हैं। दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर मी, बिकॉज मेरा शुरू से ही वो शोबाजी वाला काम नहीं रहा कि मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए या दिखाने के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आपको किसी को इम्प्रेस ही करना है तो जाके आइसक्रीम बेचो। वेरी गुड पॉइंट। तो जैसे आपने सिंगापुर का इतना गुड कॉर्पोरेट वाला नज़रिया बताया, वैसे ही आप एक जी रहे हो लाइफ सिंगापुर में। तो आप डे टू डे लाइफ में अगर कंपेयर करो इंडिया की लाइफ को और इधर की लाइफ को, एक्सेप्ट फॉर वर्क लाइफ, उसमें आपको कैसा लगा? कैसा है यहाँ का सारा ट्रांसपोर्टेशन वाइज, या आपके लाइफ में ऐसे क्या क्या चेंजेस आए हैं यहाँ आके? तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट के सिस्टम की आपने बात की, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का मेरे हिसाब से वर्ल्ड का बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। बिकॉज जब इंडिया में वहाँ रहते थे तो वहाँ पे गाड़ी थी, एक बाइक हुआ करती थी, एक गाड़ी होती थी, ठीक है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस जाना है तो बाइक उठाओ चले जाओ, अगर लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो गाड़ी उठाओ चले जाओ। तो आपका आई थिंक हार्डली मेरा 2000 से 3000 स्टेप्स होते थे पूरे दिन के, ठीक है। जब सिंगापुर आया तो फर्स्ट ही मैंने फील किया कि यार यहाँ बहुत चलना पड़ रहा है। तो मेरे 10,000 स्टेप्स तो ऐसे ही हो जाया करते थे, ठीक है। वो एक हर किसी इंसान का माइंडसेट होता है कि यार कोई अभी सोचेगा कि ये गलत भी, यार मुझे बहुत चलना पड़ रहा है, मेरा लाइफस्टाइल मेरा लग्जरियस चला गया, मैं कार में ट्रेवल कर सकता था। बट फॉर मी इट्स गुड। आपको फिट रहना है, आपको
लंबे समय तक काम करना है, आपको अच्छा जीवन जीना है, तो उस फिट रहना इज़ इम्पॉर्टेंट रादर देन वो लग्जरियस और वो लेजीनेस वाली लाइफ में अगर आपको रहना है तो ठीक है। तो वो मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं यहाँ ऑटोमेटिकली आप फिटनेस के लिए आप अपने आप हो जाते हो, ठीक है। 10,000 स्टेप्स तो नॉर्मल है कि आपका हर डे अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आपका नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कभी यहाँ पे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ घर से बाहर निकलते हो 100 मीटर 150 मीटर पे आपको बस मिल जाएगा, MRT मिल जाएगा जो इजीली अवेलेबल है और उसका मिनिमल चार्ज है। अगर आप कैब लो या फिर आप अगर चाहते हो कि आप कार ऑन कर सको तो कार बहुत मुश्किल है यहाँ ऑन करना, बट यहाँ ज़रूरत ही नहीं लगती। किसी भी एक दिन भी, मेरे 4 साल हो गए मुझे होने वाले हैं, तो किसी भी एक दिन मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि मेरे पास बाइक नहीं है या कार नहीं है। वेरी गुड पॉइंट। और आपने फिटनेस का भी एक नज़रिया बताया, तो जनरली आपके इंडिया में वीकेंड्स कैसे हुआ करते थे? आप इंडिया में दिल्ली में से आते हो, तो कंपेयर अ वीकेंड इन दिल्ली और अ वीकेंड इन सिंगापुर। बहुत सिंपल है, हर कोई जानता है दिल्ली में वीकेंड्स कैसे होते हैं। एक वीकेंड पार्टी करो, एक वीकेंड अपने घर चले जाओ। अगर आप दिल्ली के नहीं हो तो मैं अलवर राजस्थान से हूँ, तो मैं एक वीकेंड जनरली अपने घर चला जाता था। मेरा घर दिल्ली से अराउंड 150 किलोमीटर है, तो मैं वहाँ चला जाता था एक वीकेंड हम पार्टी करते थे, ये हमारा वीकेंड होता था। बट सिंगापुर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे हम हर वीकेंड हमारा आई थिंक वीकेंड से वीकेंड हमारा ज़्यादा बिजी होता है वीकडेज में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स यहाँ खेलने को मिलते हैं। मैं जैसे स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे बहुत इजी है फिटनेस वाली लाइफ फॉलो करना। हम यहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं, यहाँ हम टेनिस खेलते हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे रनिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। मेरे एक अच्छे मित्र हैं, उनसे प्रेरित होकर मैंने रनिंग करना यहाँ पे स्टार्ट किया। पर इन लाइफ फर्स्ट टाइम मैंने रनिंग, क्योंकि उससे पहले मैंने 100 मीटर या 200 मीटर भी नहीं भागा था, बिकॉज वहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा है। वहाँ जिम में रेगुलर रहता था, बिकॉज टू मेंटेन योर मसल आपको एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ मेरा रूटीन होता था कि सुबह उठना है, जिम जाना है, देन ऑफिस जाना है, देन उसके बाद अपना काउच पे आराम से रेस्ट करना है। तो ये होता था। यहाँ पे सेम, जिम जाना है, देन ऑफिस जाना है, देन उसके बाद कुछ भी एक्टिविटी करना है, मे बी आप रनिंग करने जाना है। आपको एक आउटडोर एस्पेक्ट मिला लाइफ का जो वहाँ पे नहीं हो सकता था। यस, वहाँ पे मैंने एक बार मैं अलवर में गया तो मैंने ट्राई भी किया कि लेट्स ट्राई टू, जैसे यहाँ पे सिंगापुर में आप शूज़ पहनो, अटायर पहनो और निकल जाओ रोड पे। यहाँ पे फुटपाथ बने हुए हैं, तो रनिंग के लिए अलग ट्रैक बने हुए हैं, तो आप बस निकल जाओ। आपको अगर एक्सप्लोर भी करना है, ठीक है, बस ट्रांसपोर्ट अच्छा है, नहीं है उससे एक्सप्लोर करना, तो आप ऐसे ही निकल जाओ, वॉक करने निकल जाओ, या आप रनिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रनिंग करने के लिए निकल जाओ। अलग से ट्रैक बना हुआ है। सेम मैंने ट्राई किया अलवर में, ठीक है। वहाँ जब मैं गया तो मैं 7 किलोमीटर रनिंग करके आया और शायद 100 ग्राम या 150 ग्राम मिट्टी खा के आया, ठीक है। तो वहाँ वो चीज़ बहुत मुश्किल है होना। मैं कहूँगा कि बहुत ये एनवायरमेंटल बहुत फ़र्क है इंडिया और यहाँ पे, जो मुझे डिफरेंस लगता है। यहाँ पे बहुत ईजी है, आपको अगर यू आर ए फिटनेस फ्रीक तो दिस इज़ योर बेस्ट प्लेस कि यहाँ ईजिली आप मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे स्पोर्ट्स एवरी वीकेंड, बैडमिंटन खेलते हैं हम, ठीक है, कभी टेनिस खेलते हैं, कभी बैडमिंटन खेलते हैं। रनिंग मीन्स आई थिंक कोई जूडो कराटे यही मिस कर दिया, बाकी सब कुछ हमें खेलते हैं। ओके, आपने एक एस्पेक्ट बोला कि आप इतने सारे स्पोर्ट्स खेलते हो। इंडिया में आफ्टर द एज ऑफ 30 लोगों को नए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा एक स्टडी आया है। सिंगापुर में कितना डिफरेंट है वो? क्या वो सेम है नए दोस्त बनाना? यहाँ पे इजी है नए दोस्त बनाना इनके लोकल्स के साथ या आसपास हमारी कम्युनिटी में? दोस्त बनाना, मैं हाँ ये बोलूँगा कि सिंगापुर में थोड़ा सिंपल है दोस्त बनाना, बिकॉज यहाँ पे लोग आपको जज नहीं करते। जैसे मैंने इनिशियली बोला कि यहाँ पे लोग आपको आपके बिहेवियर से जज करते हैं। मैं यहाँ भी बोलूँगा कि जज नहीं करते हैं। अगर आपको कोई बिहेवियर से जज कर रहा है कि मतलब वो एक पॉजिटिव वे में आपको जज कर रहा है। इंडिया में आपको बहुत सारे, अगर शर्ट सही से नहीं पहनी हुई, अगर आपने इस तरह करी हुई शर्ट नहीं पहनी हुई, तो इंडिया में आपसे बात नहीं करेगा कोई, अगर आपके बगल में कोई बैठा हुआ है। और सिंगापुर में ऐसा नहीं है। अगर आपके फेस पे स्माइल है तो आपका MRT में बैठा हुआ बंदा भी बात करेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कल मैं अपने बेबी को डे केयर से लेके आ रहा था, मेरे बगल में एक डे केयर वाली टीचर ही बैठी थी, तो उसने वेव किया, हाई किया, हमने बात की। 15 मिनट हमारे कब निकल गया हमको पता नहीं लगा, ठीक है। उसने अपना बताया, हमने अपना बताया, तो इट्स वेरी इजी टू कम्युनिकेट। तो लोग बिकॉज यहाँ पे जज नहीं करते हैं, हर किसी के फेस पे स्माइल रहती है, तो यू कैन ऑलवेज कि आप पहले से जाके बोल सकते हो। क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो इंडिया में तो बहुत मुश्किल होता है कि किसी से जाके एक आइस ब्रेक करना कि हाँ ठीक है, क्या बात करना है क्या बात नहीं करना। यहाँ पे एक थोड़ा सा ईजी लगता है कि आप बात कर सकते हो। आपको वो फील नहीं आता कि यार वो सामने वाला सोचेगा कि नहीं तेरे में तो कुछ नहीं है, या तेरा ऐसा है या तेरा वो सा है, तो नहीं तेरे से बात नहीं करना। वेरी नाइस। सेम एस्पेक्ट को लेके सब बोलते हैं सिंगापुर इज वेरी सेफ, ऑब्वियसली कंपेयर टू इंडिया इट्स वेरी वेरी सेफ, पर क्या ये कितना सच है और इसका कोई एग्जाम्पल है आपके पास या कोई एक्सपीरियंस किया आपने सेफ्टी को यहाँ पे? हाँ, काफ़ी 4 साल में बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए हैं सेफ्टी को लेके। जैसे कि ऑफिस से निकल गए, घर खुला ही छोड़ गया, लॉक नहीं किया, की जेब में है बट याद ही नहीं कि अच्छा मैंने लॉक किया ही नहीं था, सिर्फ की रखी जेब में और निकल गए।
वापस आके देखा कि अच्छा ठीक वो सब घर सेफ ना, और एक बार नहीं 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि घर लॉक ही नहीं किया और वापस आके देखा तो सब कुछ सेम था, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ हमारे इंडिया में बात करो तो वहाँ चप्पल तक चोरी हो जाती है, ठीक है। और एक और इंसिडेंट है यहाँ पे कि हम सेंटोसा घूमने गए थे, अगर आपने सुना होगा सिंगापुर में सेंटोसा, तो सेंटोसा हम घूमने गए थे, तो वहाँ पे हमने वहाँ पे आइसक्रीम खाया, तो वहाँ पे अपना बैग रखा, तो बैग में हमारा टैब चार्जर वगैरह सब कुछ था, व्हाटएवर उसमें था वो सब वहाँ रखा हुआ था। आइसक्रीम खाई और खा के हम सीधा एमआरटी स्टेशन पर निकल गए। तो वहाँ से एमआरटी स्टेशन इज अराउंड 500 मीटर, ठीक है। तो जब एमआरटी स्टेशन पहुंचे तो हमको लगा अरे हमारा बैग कहाँ गया, हमने जाके देखा तो वो सेम प्लेस से वहाँ पड़ा हुआ था। बट आई डोंट थिंक कि सेम थिंग इंडिया में होता है, ठीक है। तो सेफ्टी के हिसाब से यहाँ बहुत 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 अच्छा है। और एक बार एक इंसिडेंट मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, तो उसको एक एप्पल वॉच मिली थी, ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही उसको रिपोर्ट किया तो विदिन 15 मिनट पुलिस उनके पास आई, उनसे वो कलेक्ट किया, जिसका था वो उसके पास उसको पहुंचाया। बिकॉज फ्रॉम एप्पल यू कैन ट्रैक कि किसका है किसका नहीं है, यू कैन ट्रैक इजीली। तो मतलब सेफ्टी के, और यहाँ पे रात को आप चले जाओ, कभी भी घूमो, कभी ऐसा फियर फील नहीं होता वहाँ पे। तो बीइंग ए बॉय आपको फील होता है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूँ, गुड़गांव में रहा हूँ, तो बीइंग ए बॉय फील होता है कि अच्छा 12-1 बजे निकलेंगे तो पता नहीं कौन से गुंडे या कौन से बाउंसर आपको साथ होंगे, चाहे वो कुछ नहीं कहते होंगे, बट एक फियर है अंदर से कि पता नहीं किसी ने रोक लिया तो कोई कुछ क्या बोलेगा, क्योंकि एक हम आउटसाइडर हैं। अगर हम दिल्ली में या गुड़गांव में रह रहे हैं तो बीइंग ए आउटसाइडर एक वो थॉट है कि अगर किसी ने रोक लिया तो पुलिस वाले ने नहीं रोक लिया, वहाँ पुलिस वाले से भी हम डरते हैं कि अगर पुलिस वाले ने रोक लिया तो क्या होगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो यहाँ पे लोग हेल्प करने के लिए अवेलेबल होते हैं रात के 2-3 बजे भी। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी सिंगापुर में वो भी बोला जाता है कि ये हर चीज़ में फ़ाइन लगाता है और बहुत भारी भारी फ़ाइन लगाता है। तो ये कितना सच है? क्या कभी आपको फ़ाइन लगा है या आप बेफिक्र होते हो फाइन्स के बारे में? क्योंकि नहीं, एक्चुअली कभी मुझे तो लगा नहीं है, क्योंकि रूल कभी ब्रेक किए नहीं है, जो रूल्स हैं उनके हिसाब से चलो। बिकॉज एक अच्छा कंट्री ली कुआन यू ने बना के दिया, अपने दम पे बना के दिया, तो उसको फॉलो करो, ठीक है। बिकॉज यहाँ के सिंगापुर के लोगों से जब बात किया तो उनसे पता लगा कि वो अपने एक बेबी की तरह इसको पालते हैं। जैसे अपने बेबी को आप सोचते हो कि इसको अच्छी चीज़ें सिखानी है, इसको इस माहौल में नहीं डालना, तो ऐसे ही सिंगापुर को बनाया गया है। तो जैसे कि अब एक एग्जांपल की कूड़ेदान में डालना है हमको, ठीक है। अब हम बच्चे को सिखाते हैं कि कूड़ेदान में डालना है, ठीक है। अब ये चीज़ आप सिंगापुर में अप्लाई करो, तो सिंगापुर में हर जगह कूड़ेदान डाले हुए हैं, रखे हुए हैं, पात्र रखे हुए हैं, तो आप उसके अंदर अपना कूड़ा डाल सकते हो, ठीक है। अब आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका घर गंदा होगा। लेट्स से कि आपने अपने घर के अंदर कूड़ा फैलाया है, ऐसे आप सिंगापुर को पकड़ो, आपने सिंगापुर में अपने घर, तो अपने यहाँ के लोग अपने घर की तरह ट्रीट करते हैं पूरे सिंगापुर को। तो ना वो घर में फैलाते हैं गंदगी, ना वो बाहर गंदगी फैलाते हैं। तो ये सेफ्टी मेजर रूल मेरा कभी फाइन नहीं लगा, बट मेरे एक फ्रेंड हैं उनका फाइन लगा था। उन्होंने क्या किया था मैं इसलिए बताता हूँ आपको। वो सिगरेट के आदी हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो सिगरेट का बाद का बचा हुआ जो बड होता है ना, उन्होंने ऐसे करके वो जो कूड़ेदान होता है उसमें डालने की कोशिश की, बट वो गया नहीं, तो साइड में चला गया। बट उन्होंने लगा कि इधर चला गया है, तो उधर ऊपर कैमरा लगा हुआ था। तो उन 2 महीने के बाद उनके पास एक वीडियो आया विद फाइन $250 के आसपास का फाइन था, जो उनको पे करना पड़ा। और एक बार उनके साथ उनके बेबी ने एक बार एमआरटी में को बटन होता है, ठीक है, उसको प्रेस कर दिया, तो उनके पास फाइन आया कि $2000 का, ठीक है। तो वो हालांकि वो बेबी ने किया था, तो उनके पास वो वीडियो सब रहता है, तो वो नहीं देना पड़ा। बट हाँ, फाइन है और आते भी हैं और लोगों को पे भी करना पड़ता है, और इसलिए यहाँ पे लोग प्रॉपर उसमें चलते हैं। आप सोचो ना कि आपके बार फाइन लगेगा तभी आपको एक माइंडसेट बनेगा कि आपको नहीं करना है, क्योंकि आप इतना कमाते नहीं हो, इससे ज़्यादा फाइन दे रहे हो, तो बीन रूल ना, क्यों रूल तोड़ना है, अच्छे के लिए है वो। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत कर रहे हैं और गवर्नमेंट गलत कर रही है आपके लिए। आप अपना घर साफ करोगे तो सेम वे में आप सिंगापुर को साफ रखो। आई थिंक इट्स ए गुड थिंग कि अगर हम अपना घर या सिंगापुर साफ रखेंगे तो। आपने अभी आंसर में बोला आप कमाते नहीं हो वाला एस्पेक्ट, तो आप क्यों हो सिंगापुर में? क्या आप खुश हो अपनी कमाई से? कोई अपने जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड, अगर आपको सपोज हमारे इंडिया के बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जिनको सिंगापुर में आके काम करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ सैलरीज दे शुड एक्सपेक्ट कि हाँ अगर मैं इतने साल एक्सपीरियंस हूँ या ये टेक्नोलॉजी में हूँ तो शायद ये एवरेज रेंज में कमा सकता हूँ, मे बी इन टर्म्स ऑफ INR आप बता सकते हो? तो ये थोड़ा बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। बिकॉज एक आता है कि स्किल आपका कितना है, एक आता है कि एक्सपीरियंस कितना है, और एक आता है कि किस नीच स्किल तो नहीं है आपके पास। तो ये सब थोड़े एस्पेक्ट्स हैं जिसके हिसाब से आप अगर वैसे थोड़ा सा जनरलाइज करो तो अगर एंट्री अगर आप करते हो तो अराउंड 2 लाख 2.5 लाख से आपका स्टार्टिंग होता है, और फिर आपकी स्किल्स के ऊपर एक्सपीरियंस के हिसाब से वो 10 लाख तक भी जाता है। तो ये आपका एवरेज पैकेज यहाँ पे आप ले सकते हो। आप मंथली बात कर रहा हूँ, ये मंथली में बात कर रहा हूँ, तो आप ले सकते, डिपेंड्स अपॉन द स्किल। किसी का 2 लाख होता है, किसी का अगर एवरेज बात करो तो 4 लाख एवरेज आपको मिल जाता है। अगर आपका अच्छा टेक्निकल है और स्किल है आपके पास तो आपको इतना पैकेज आराम से मिल जाता है। बिकॉज स्टार्टिंग ही यहाँ पे इतना ही होता है, तो वो आपको इजीली मिल सकता है। बाकी अगर देखो वो स्लैब है अलग अलग, अगर आप eBay पे आते हो तो एक
स्टार्टिंग है कि आपको इतना पैकेज तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप वर्क परमिट पे आते हो तो डिपेंड्स अपॉन कि कंपनी भी क्या आपको दे रही है, उसके हिसाब से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आंसर हो सकता, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट एक रेंज है कि हाँ 2 लाख से लेके आप 10 लाख तक का कोट कर सकते हो। और यही एक्सपेंसेस, बिकॉज सिंगापुर इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री, तो आप इसमें से सच में सेव कर पाते हो कुछ? अगेन ये भी एक वास्ट टॉपिक है, बिकॉज इट डिपेंड्स। अगर आप सिंगल हो, यस यू कैन सेव। अगर आप मैरिड हो, यू कैन सेव लेस। अगर आपके पास किड है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल कि आपकी सैलरी $6,000 है, $6,000, ये मीन्स अराउंड 3 लाख। अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो आप शेयरिंग का अपार्टमेंट लोगे, ठीक है, तो आपका लेट्स से कि $1,200-1,300 के आसपास आपका रेंट चला गया। आपने खाने का कुछ कर लिया, ठीक है, $400-500-600 आपका खाने का चला गया। आप अकेले हो तो फिर आपकी पार्टीज भी होती हैं अकेले दोस्तों के साथ, तो उनका भी अगर $500, तो लेट्स से कि 3,000 आपने वहाँ कर, तो 3,000 आपका सेव हो गया। अराउंड 1.5 और 2 लाख के आसपास आपने सेव कर लिया इफ़ यू आर सिंगल। अगर वहीं आप कपल हो जाते हो तो खर्चा डबल हो जाता है, ठीक है। प्लस अगर आप कपल होते तो खर्चा 2.5 गुना हो जाता है, नॉट डबल हो जाता है, ठीक है, बिकॉज और भी एक्सपेंसेस होते हैं साथ में। तो घूमने भी जाना है, अकेले होते तो आप घूमने एक बार जाओगे या दोस्तों के साथ सिर्फ दारू पार्टी या इस टाइप की पार्टी कर लोगे, बट घूमने जाना है, बहुत सारे होते हैं, तो उसमें आप हो सकता है कि आपका खर्चा 5,000 तक हो जाए, तो आपको एक 1,000 आपका सेव होगा, तो दैट मीन्स कि 60,000 आपने सेव किया, ठीक है। अगर वहीं आपका किड है, ठीक है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। अगर आपका किड है और आप बोथ वर्किंग नहीं हो, अगर आप, तो बहुत एक सर्वाइवल की सिचुएशन में आती है कि सिर्फ आप सर्वाइव ही कर पा रहे हो, यू कैन नॉट सेव एनीथिंग। अगर आपका किड है और आपकी सैलरी 6,000 है, तो सर्वाइवल भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी का किड है, अगर दोनों वर्किंग नहीं है, तो एक सर्वाइवल का सिचुएशन है कि आप कुछ नहीं बचा रहे हो, बस आप रह रहे हो वहीं। ओके, आपने अभी जो एग्जांपल दिया कि किड है तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए रह रहे हो, तो क्या उस टाइम पे किसी को इंडिया वापस जाना चाहिए या फिर भी अपने किड को यहाँ पे ही बड़ा करके उसको यहाँ का एजुकेशन देना चाहिए, या व्हाट वुड यू रेकमेंड अगर कोई वैसे सिचुएशन में? तो ये एक मतलब हर किसी का अलग अलग नज़रिया है इसके लिए, कि एक ऑप्शन जो आपने बोला कि यहाँ पे ही पढ़ा के कि ठीक है हम सर्वाइव कर लेंगे, बट किड को अच्छा वो मिलेगा, प्लस फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैं अभी पॉजिटिव बोलता हूँ कि अगर किड को यहीं रखा, उसकी एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, बिकॉज उसको यहाँ का एनवायरनमेंट, जो स्कूल आपको यहाँ मिलेंगे वहाँ इंडिया में मिलेंगे, सेम मिलेगा, बट एक होता है कि एनवायरनमेंट कैसा मिलता है, वहाँ पे उसको इस टाइप के बच्चे नहीं मिलेंगे, तो एक एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ जाता है। सेकंड कि अगर आप यहाँ होते हो तो आपको भी आपकी जॉब में एक्सपोजर मिलता है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे यहाँ एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, वो आपकी लाइन क्या है, आप किस लाइन पे काम करते हो, किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, किस टेक्निकल में हो, कि आपका वहाँ पे एक्सपोजर होगा, ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट है, अगर आप प्लस पॉइंट की तरफ से माइंडसेट रखते हो तो। और फिर तीसरा है कि एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ आप यहाँ जी सकते हो, बिकॉज इंडिया का लग्जरी यहाँ का नॉर्मल है, ठीक है। यो जहाँ अगर आप सोचते हो कि आप इंडिया में लग्जरी जी रहे हो, तो यहाँ आप नॉर्मल लाइफ जियोगे, वो तो यहाँ आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगा। फिटनेस के पर्सपेक्टिव से कोई पैसा नहीं लगता है, आप घर से बाहर निकल जाओ, आप कहीं पे भी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, तो यू कैन ऑल्सो बी फिट। आप वहाँ जाओगे तो वही आपका लेगेसी लाइफस्टाइल होगा। तो ये कुछ प्लस पॉइंट हैं जो आप सोच सकते हो, अगर सिर्फ आप सर्वाइवल ही कर रहे हो, कुछ आप बचा नहीं रहे हो, कुछ आप सेव नहीं कर रहे हो मेरे हिसाब से। और फिर दूसरा, अगर आप दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि दूसरा अगर माइंडसेट है कि ठीक है नहीं मिलेगा, बट अगर कुछ हम सेव ही नहीं कर रहे, तो वाई वी आर लिविंग हेयर सेपरेटेड फ्रॉम फैमिली। तो अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ रहना भी एक टास्क है, बिकॉज अगर यहाँ पे आप रहते हो, कोई आपको हेल्प नहीं मिलती है, सबको आपको सब खुद करने होते हैं, बिकॉज हेल्पर का एक अलग से कोस्ट बन जाता है, ठीक है। तो वो एक एस्पेक्ट आप सोच सकते हो। डिपेंड्स अपॉन, ये सब चीज़ें सोची जाती हैं जब आप जिस पॉइंट पे आप हो, तब ये इवेल्युएट किया जाता है, तो उसके हिसाब से कोई भी बंदा डिसीजन ले सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वहाँ पे ज़्यादा हैप्पी हो सकता हूँ और ज़्यादा मैं वहाँ पे इजीली काम रह सकता हूँ, ज़्यादा प्रेशर नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि हम सर्वाइवल के चक्कर में, हम बच्चों के चक्कर में हम खुद का प्रेशर भूल जाते हैं, ठीक है, अपने आप को इवेल्युएट करना भूल जाते हैं कि बस हम, जैसे पहले होता था कि हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी झेल के कि हाँ ठीक है खुद भी नहीं खा रहे हैं या खुद कुछ भी कर रहे हैं, तो बस हमको पढ़ा दें, हमको ऐसा कर दें। बट अभी वो जनरेशन नहीं है, ठीक है, बच्चे तो पढ़ जाएंगे, उनको तो हम पढ़ा ही देंगे, बट खुद को भूल जाते हैं। तो वो वाला ना एस्पेक्ट, तो हर किसी का पर्सपेक्टिव एक अलग अलग होता है कि हमको कैसी लाइफ जीनी है, ठीक है, कि बस हम अपना सर्वाइवल कर लें, बच्चों को आगे बढ़ा दें, फिर हम कब जिएंगे, ठीक है। Okay. वो अलग पॉइंट आ जाता है। टॉकिंग अबाउट फैमिली, जैसे आपने इंडिया का फैमिली एस्पेक्ट बोला, आप ऑब्वियसली फैमिली को मिस करते हो। हाँ ऑब्वियसली। आप इंडिया में कितनी बार, बिकॉज आप सिंगापुर में हो, तो इंडिया में आप क्या ज़्यादा जाते हो, या आप फर्ज करो कि आप कहीं और कंट्री में होते, उसके कंपैरिजन में इज़ इट बेटर कि आप बहुत ज़्यादा बार जा सकते हो उस केस में? यस करेक्ट, यू गॉट द राइट पॉइंट। सिंगापुर
मेरे आने का एक पॉइंट ये भी था कि ये इंडिया के पास है, तो अगर आप बेंगलोर से ट्रैवल करते हो और अलवर तक पहुंचना है तो सेम टाइम लगेगा अगर मैं सिंगापुर से जाता हूं तो, ठीक है। तो एक प्लस पॉइंट ये भी था कि मुझे जब जाना होगा मैं सुबह रात को यहाँ से बैठूंगा और सुबह मैं अपने घर आऊँगा। अगर आप यूएस की बात करते हो तो आपको लॉन्ग 36 आवर्स लगते हैं पूरा एक घर तक पहुंचने में। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो तो लॉन्ग अराउंड 24 आवर्स लगते हैं, तो इट्स बेटर। अगर आप यहाँ पे अगर आपकी एक हफ्ते की आपने लीव ली है, पूरे आपके पास अगर मैं 5 और 9 दिन कैलकुलेट करता हूँ तो पूरे 8 दिन है आपके पास घर वालों के साथ स्पेंड करने। अगर आप यूएस से आ रहे हो तो आपके पास सिर्फ 4 दिन ही बचते हैं, तो फिर माइंड में आता है कि 4 दिन के लिए जाना तो क्यों जाना है। तो इसलिए आप अगर आप देखोगे तो यूएस के लोग या फिर ऑस्ट्रेलिया के लोग, कनाडा के लोग वो साल में एक बार आते हैं या फिर 2 साल में एक बार आते हैं या 3 साल में एक बार आते हैं, ऐसा करते हैं। बट मैं यूजुअली पूरे साल में 3 बार चला जाता हूँ। आप इंडिया जाके सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले सबको हक करता हूँ, फैमिली वालों को, बच्चों को, दिस इज़ माई फर्स्ट थिंग। उसके बाद थोड़ा सा चिल करेंगे। खाना पीना? हाँ, खाना पीना तो फिर जो घर वालों को पता होता है कि इसको क्या खाना है, पहले से अरेंजमेंट होता है, तो वो एकदम। तो इंडिया जाके आप घर का खाना प्रेफर करते हो या स्ट्रीट फूड प्रेफर करते हो या कोई बड़ी सी होटल में जाके खाना है वैसा प्रेफर? नहीं, बड़े से होटल नहीं, घर का खाना खाना है, शांति से खाना है, कोई मच नहीं चाहिए, क्योंकि मच तो हम हर जगह करते हैं ना बाहर रह के। और आप जब भी पहले इंडिया छोड़ के आए थे तब काफ़ी इमोशनल रहे होंगे, मे बी पहली बार फैमिली से इतना दूर आ रहे होंगे, पर अब भी आप जाते हो और जब आना होता है तो क्या सेम तरीके से इमोशनल होते हो या अब ऐसा लगता है कि नहीं वहाँ पे जाके लाइफ अच्छी है तो ठीक है वापस आना ही है? एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप, जैसे मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो 11 साल पहले की बात करूं तो उतना मैं मैच्योर नहीं था। क्योंकि मैं आपको, अब जैसे आपने बोला कि घर से आप बाहर निकले और इमोशनल थे, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं घर से बाहर फर्स्ट टाइम निकला था तो मेरा हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद में ट्रेनिंग थी मेरी, तो TCS का जॉब था, तो हैदराबाद में ट्रेनिंग थी। तो ट्रेनिंग के लिए हम पहले तो रो के घर से निकले, ट्रेन में बैठ गए, ठीक है। तब तो क्योंकि कुछ पैसा वैसा भी नहीं होता तो ट्रेन में बैठे, ठीक है। अब फ्लाइट लेते हैं, बात अलग है। तो ट्रेन में बैठे, 2 दिन बाद वहाँ हैदराबाद पहुँचे, जो अपना ठिकाना था वहाँ पे पहुँचे। फिर एक दिन का थर्सडे का, मेरे को आज भी याद है, वो 4 दिन स्टार्टिंग के याद है, बाकी मेरे को कुछ याद नहीं है। तो थर्सडे को हम वहाँ पहुँचे थे, थर्सडे को फर्स्ट था और शाम को पता लगना था कि एंड ऑफ वो था ओरिएंटेशन, जिसको बोलते हैं फर्स्ट डे, कि कंपनी कैसी है, आपको क्या करवाया जाएगा, क्या नहीं करवाया जाएगा। तो एंड ऑफ डे में आपको पता लगना था कि आपको 3 महीने का ट्रेनिंग था, 3 महीने के बाद आपको कहाँ पोस्टिंग मिलने वाली है, या तो बेंगलोर या दिल्ली या मुंबई, पुणे, सब ऑप्शन थे। क्योंकि उन्होंने हमसे लिस्ट में भरवाया भी था कि क्या क्या आपको प्रेफरेंस क्या है, और मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी चलेगा, उस टाइप से। तो एंड ऑफ द डे हुआ तो देखा तो नाम आ गया दिल्ली, तो एक तसल्ली हो गई थी कि चलो 3 महीने के बाद तो दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन फ्राइडे का छुट्टी था, सैटरडे का छुट्टी था और संडे का छुट्टी था। 3 दिन बैठ के हम रोए हैं, मैं और मेरा फ्रेंड क्योंकि इतना याद आ रहा था, क्योंकि ज़िंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकले। और जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी के साथ, पापा के साथ, उनके साथ ही रहना है, नहीं कहीं बाहर जाना है। तो मेरा तो थोड़ा, मैं और इंट्रोवर्ट था, तो मैं कभी ना मामा के घर जाता था, ना मैं कहीं और जाता था, मम्मी जाएंगी तो मैं जाऊँगा, इस टाइप का मेरा था। तो वो 3 दिन खूब रोए, क्योंकि मैंने कि एक मैच्योरिटी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि अभी भी याद नहीं आती, अभी भी आते हैं तो आंखों में वो आंसू आ जाते हैं, लेकिन दिखते नहीं है किसी को, वो अंदर ही रह जाते हैं। क्योंकि अब थोड़ा मैच्योर इंसान जब हो जाता है तो वो बाहर नहीं निकलते हैं, वो आपका एक कंट्रोल पावर हो जाता है। बट हाँ, वो एक मिस और वो हमेशा रहता है। अभी भी हम बात कर लेते हैं, कभी कभी फ़ोन पे भी देख लेते हैं, तो वो एक आ जाता है, वो कभी नहीं छूटने वाला। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई रूट से जुड़ा हुआ है तो उसके हमेशा रहेगा। अगर वो कहते हैं ना कि लड़के रोते नहीं, हर रोते हैं, लड़के रोते हैं, किसी को दिखाते नहीं लेकिन लड़के रोते हैं। ओके, आई थिंक ये बहुत सही अभी तक का आपने बताया, अपना पूरा जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस और सिंगापुर में कैसी आपकी लाइफ चल रही है। थोड़ा फन करते हैं एक रैपिड फायर खेलते हैं। मैं कुछ पूछूंगा आपको तुरंत आंसर देना है, ठीक है? ओके। क्योंकि आप सिंगापुर में हो, ऑब्वियसली एक अच्छी लाइफ और थोड़ा अच्छा पैसा कमाने के लिए अगर मैं आपको चॉइस दूँ 10% एक्स्ट्रा इनकम फॉर 2 आवर्स ऑफ वर्किंग डेली एक्स्ट्रा, या फिर 1 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी हर हफ्ते की विद 10% लेस पे, आप क्या चूज़ करोगे? सेकंड वाला। छुट्टी चाहिए आपको? हाँ। छुट्टी क्यों चाहिए आपको? आपको इतनी जॉब पसंद नहीं है? नहीं, जॉब पसंद है ना। फिर क्यों चाहिए ऐसे छुट्टी आपको? अरे चिल मारेंगे ना, कम में चलेगा, लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। ओके। सिंगापुर क्या 31 दिसंबर का फायरवर्क या दिवाली विथ फैमिली इन इंडिया? दिवाली विथ फैमिली इन इंडिया, ऑब्वियस था ये। ओके, अगर आपको मान लो ऑफिस वाले 2 हफ्ते की छुट्टी देते हैं, कहीं पे भी घूमने जाओ, और आप अभी ही इंडिया हो के आए हो दिवाली में, तो आप कहीं और
कोई आसपास की प्लेस घूमोगे या कहीं और वेकेशन करोगे या फिर भी घर ही जाओगे? घर ही जाऊँ। ओके, घर को इतना मिस करते हैं सिंगापुर में। ओके, कोई एक ऐसी चीज़ जो एसजी में अवेलेबल बहुत इजीली होती है, या कोई भी तरीका इनका, या कोई भी एग्जांपल दे सकते हो आप जो इंडिया में अप्लाई होना चाहिए आपके हिसाब से? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो या कोई भी ले लो जो सिंगापुर में है, जो इंडिया में होना चाहिए, जो बहुत सही हो जाएगा इंडिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फर्स्ट एंड सुपर मोस्ट की, ये तो हर कंट्री में होना चाहिए, नॉट ओनली इंडिया, हर कंट्री में ये तो मस्ट होना चाहिए। जिससे कि ये इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट है। जैसे हम 2 कार चल रही हैं तो वहाँ पे उसकी जगह उन्होंने एक बस डाल दी है जहाँ पे 60 लोग आ सकते हैं, उस 2 कार में 8 ही लोग जाएंगे। तो इन ये सिंगापुर का कंसेप्ट है कि 8 की जगह तुम 60 लोगों को लेके जाओ और एसी में लेके जाओ, पैसा भी कम है, सब कुछ है, सारे प्लस पॉइंट है। ओके, इंडिया में आप रिसेंटली गए थे तब आपने बहुत स्वीट खाई होगी क्योंकि आप फेस्टिवल में गए थे। हाँ, तो इंडिया का घेवर या सिंगापुर की एक्सरसाइज वाली लाइफ? इंडिया की जगह। ओके, आई थिंक फ़न को थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं। एक और सेगमेंट है हमारे शो का जहाँ पे हम इंडिया का कोई प्रोडक्ट होगा और सिंगापुर का वो सेम प्रोडक्ट होगा, हम उसके प्राइस को आपको पूछेंगे। लेट्स से आप कितना क्लोज आते हो, ठीक है? आई थिंक आप घर पे घी तो खाते होंगे, इंडियन हो तो मे बी अमूल को ले लेते हैं। अमूल घी यहाँ पे कितने का मिलता है और इंडिया में कितने का मिलता है, आपको गेस करना है। यहाँ पे अराउंड होगा 13 या 14 डॉलर का 1 kg का। INR में बताओ प्लीज़, ऑडियंस को ईजी पड़ेगा। INR 800 रुपये के आसपास, और इंडिया में वही 550-600 के आसपास है। ओके, सिंगापुर में आज के रेट के हिसाब से वो 1100-1200 का है, इंडिया में 600-650 के आसपास मिल जाएगा। अच्छा, सो हम काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री में रह रहे हैं। ओके, मे बी आप ऑब्वियसली टूथपेस्ट भी यूज़ कर ही रहोगे, तो आप कोई भी जो भी यूज़ कर रहे हो उसका इंडिया में और इधर का रेट अगर कंपेयर करें तो? इधर का है 400 रुपये का और इंडिया में वही है 150 रुपये का। हर चीज़ में सिंगापुर बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसी कोई चीज़ है जो सिंगापुर में सस्ती और इंडिया में महंगी है? अभी टमाटर महंगे हो गए थे ना इंडिया में, तब यहाँ पे सस्ते थे। ओके, ऑन दैट नोट लेट्स क्लोज द शो। आई थिंक पुनीत के साथ आपको बहुत मज़ा आया होगा। हम और भी काफ़ी सारी पर्सनालिटीज़ एंड स्टोरीज लेके आएंगे, नॉट जस्ट इन सिंगापुर, अक्रॉस द ग्लोब, एंड दिस कंटेंट विल बी इन maybe in multilingual also. So just keep watching our channel. Thank you. Thank you.